मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जो कि है विद्युत धारिता। इसमें अपन ने संधारित्र के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में विद्युत धारिता धारिता की परिभाषा पढ़ी थी और धारिता के बाद में अपन ने एक जो कोई गोलीय निकाय है उस निकाय की धारिता के बारे में पढ़ा। तो अपने को ये मिला कि जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती है, ये अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपने संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे कि चालक की आप धारिता में वृद्धि कर सकते हैं बिना किसी उसके ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए और आवेश को नियत रखकर। फिर संधारित्र का अपने सिद्धांत पढ़ लिया था और उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा। और समांतर प्लेट संधारित्र था उसकी अपन ने जो धारिता है वो अपने निकाली थी जो कि थी C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पे A था उसका क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम होता है अपना निर्वात उसकी विद्युतशीलता और D था उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो अपने लास्ट में कहा था कि निर्भर किस पे करेगी धारिता, तो एक तो क्षेत्रफल पे निर्भर करेगी, एक उन दोनों के मध्य की दूरी पर। तो क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो आकार में वृद्धि होगी, इसलिए अपन क्षेत्रफल में वृद्धि करके धारिता को नहीं बढ़ाएंगे। फिर दूसरा था कि उनकी प्लेटों के मध्य अगर दूरी कम कर दें तो धारिता में वृद्धि हो सकती है। तो उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी को कम करके भी अपन धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और था कि माध्यम पे निर्भरता कैसे होती है, तो वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि धारिता की माध्यम पे निर्भरता कैसे होगी अगर अपन निर्वात की जगह प्लेटों के मध्य पैराविद्युत माध्यम भर दें तो उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना आज का टॉपिक है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो एक बार अपन प्रभाव देखते हैं, उसके बाद अपन अलग अलग स्थितियां लेंगे। ठीक है, तो अपन ने माना कि अपने पास एक संधारित्र है। ठीक है, एक संधारित्र अपने मान रखा है। संधारित्र में दो प्लेटें हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक प्लेट को अपने धनावेश से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को भू संपर्कित करते हैं, ग्राउंड कर दिया। तो प्रेरण प्रभाव से यहां पर ऋणात्मक आवेश शेष रहता है इस प्रकार से। जब आप इसमें पैराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो यहां पर देखो, एक इस पे प्लस इस पर माइनस है, तो एक विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पे, ये विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, इस पर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, इस पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। तो इसमें जब पैराविद्युत माध्यम भरेंगे तो उस पैराविद्युत माध्यम के जो अणु हैं वो अणु इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो कुछ इस प्रकार से ये अणु संरेखित हो जाएंगे। मैं अणु बना रहा हूं यहाँ पे, ये अणु थे तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये संरेखित हो जाते हैं। तो देखो, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसी हो जाएगी। तो इस पैराविद्युत माध्यम के अंदर यहाँ पे देखो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखो, क्योंकि इस प्लेट जो धन प्लेट थी इसके इस सिरे पर, या मैं कह दूं धनात्मक प्लेट वाले की तरफ जो पैराविद्युत माध्यम लिया है उस माध्यम की पट्टिका का ये जो सिरा है, यहाँ पर देखो ऋणावेश आ रखे हैं क्या, यहाँ प्लस से माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन परिणामी यहाँ पे नेगेटिव बचता है और जो ऋण प्लेट थी इस पर देखो पॉजिटिव आवेश बचता है यहाँ पे पैराविद्युत पट्टिका में। तो इस स्थिति में यहाँ एक नया अपन कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो, विद्युत क्षेत्र प्रेरित होगा। कैसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया उस पट्टिका पर, माध्यम की पट्टिका पर, तो यहाँ उसके पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित हो गया जो कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक तो होगा माइनस सिग्मा पी। यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है
ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको सिग्मा पी से डिनोट किया है और यहाँ प्लस हुआ है तो प्लस सिग्मा पी। अब विद्युत क्षेत्र जो नया बना, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जिसको अपन कहेंगे, उसकी दिशा कैसे होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर और द्विध्रुवात्मक दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये था अपना मूल विद्युत क्षेत्र, ये है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो इसमें ये कुछ कमी करेगा, क्या करेगा, कमी करेगा। तो दोनों को अपन देखें तो अपना जो मूल विद्युत क्षेत्र है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पराविद्युत माध्यम की अनुपस्थिति थी, तो उसका मूल जो विद्युत क्षेत्र है, उस मूल विद्युत क्षेत्र को मैं डिनोट करता हूं ई से, जो कि होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो पराविद्युत माध्यम है उसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मैंने उसको ईपी से डिनोट किया है, वो होगा सिग्मा पी। देखो सिग्मा पी, ये आ गया ना पृष्ठ आवेश घनत्व है, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी क्या बचेगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र देखो इसकी दिशा इसके विपरीत है, तो इसका साइन उसके क्या आएगा, विपरीत आएगा। विपरीत आएगा तो परिणामी को मैंने E1 से लिखा है, तो अगर ये पॉजिटिव लेते हैं, वैसे दोनों ऐड होंगे, सदिश योग होगा, लेकिन सदिश योग होगा तो दिशा इसकी विपरीत होने से यहां पर क्या आएगा, माइनस EP। क्लियर है, दोनों का मान रखा तो E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया तो E1 इज इक्वल्स टू मिला सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र, अपन अलग अलग लिखा है, लेकिन अपन जानते हैं कि जो पराविद्युत माध्यम होता है, जब वो भरा होता है तो उस स्थिति में उसकी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो पराविद्युतांक की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं, ये अपन ने पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, पराविद्युतांक की परिभाषा से क्या लिख सकते हो कि जो डायरेक्ट मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, उस मूल विद्युत क्षेत्र का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना, क्या होगा, उस मूल विद्युत क्षेत्र का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना। तो इस ई का मान रखा यहां से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई का मान रखा और एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 2 ये तो अपन ने लिखा है अलग अलग से सोल्व करके, ये अपन ने परिभाषा से लिखा है, लेकिन दोनों हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो दोनों एक ही राशि को व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा E1 के बराबर चल रहा है, तो E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये जो समीकरण लिखी है, इस समीकरण को नाम दे दिया 3। तो इस समीकरण से अपन देखो क्या बता सकते हैं, इस समीकरण से अपन बता सकते हैं कि देखो यहां जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1 अपॉन आर गुना है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना सॉरी, और एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के लिए तो होता है 1, और निर्वात के अलावा बाकी के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा। तो एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा, तो इसका जो रिजल्ट है मैं यहां से इस समीकरण से बताऊं, E1 बराबर E अपॉन एप्सिलॉन आर से, तो एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा, तो जब अपन 1 से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। मींस क्या होगा, E1 लेस देन क्या होगा, E। तो पराविद्युत माध्यम की स्थिति में जब भर देते हैं तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम प्राप्त होता है, और विद्युत क्षेत्र कम होगा तो विभवांतर भी प्लेटों के मध्य क्या होगा, कम। और जब विभवांतर कम होता है तो अपन जानते हैं C बराबर होता है Q अपॉन V।
तो जब V कम हो गया तो उस स्थिति में C का मान बढ़ गया। अर्थात रिजल्ट ये निकला है कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ भरा होता है तो उस स्थिति में उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्लियर है? ओके। अब वापस अपनी इसी इक्वेशन पे चलते हैं। तो यहां से देखो मैंने एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। तो सिग्मा पी को इधर ले जाएं, ट्रांसफर किया तो सिग्मा पी बराबर क्या बचेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये आ गया सिग्मा पी के इक्वल। ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। इसके बाद अपन ध्रुवण सदिश के बारे में जानते हैं। ध्रुवण सदिश क्या था कि जो समरेखिक पैराविद्युत पदार्थ थे उसके एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण था वो समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों के लिए, याद हो आपको, तो ये प्राप्त हुआ था कि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती चिन्ह हटाया था तो ये आया था विद्युत परिवर्ती एक नियतांक। ठीक है, ये अपन जानते हैं। तथा अपन ये भी कहेंगे यहाँ पे कि जो ध्रुवण सदिश होता है ये, इस ध्रुवण सदिश का परिमाण जो है, ध्रुवण सदिश का परिमाण प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है, अर्थात P बराबर होता है सिग्मा P के। ठीक है, ये अपन ने पहले से लिखा है, ये भी अपन ने बताया। तो दोनों है तो परिमाणी, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों समीकरणों से लिखेंगे काई E इज इक्वल्स टू सिग्मा P। E का मान, ये E कौन सा, ये जो आपका परिणामी था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको E1। परिणामी की बात चल रही है तो परिणामी का मान रखेंगे। परिणामी का मान ये रहा समीकरण नंबर 2 से। तो क्या लिखा, तो ये अपने पास बनेगा काई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा P का मान यहां से सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। यहां एलसीएम ले लें तो काई E 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल आउट, तो काई E बराबर, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा काई E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये रिजल्ट मिलता है। और ये जो समीकरण है वो देखो, ये क्या है, विद्युत प्रवृत्ति, ये क्या है, पैराविद्युतांक। तो ये समीकरण विद्युत प्रवृत्ति और पैराविद्युतांक में संबंध को व्यक्त कर रही है। तो अगर अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि ओनली ये आता है कि प्रभाव क्या होता है पैराविद्युत माध्यम का जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरते हैं, तो अपन कहेंगे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। और क्वेश्चन यह है कि विद्युत प्रवृत्ति व पैराविद्युतांक में संबंध को स्थापित कीजिए, तो आपको ये इक्वेशन यहां तक करनी है। ठीक है, अब ये अपने को पता तो चल गया कि उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब वो धारिता में अलग अलग स्थितियों में अपन लेंगे कि पैराविद्युत माध्यम इसमें पूर्णतया भरा हो या किसी एक पट्टिका के रूप में भरा हो, अंशतः भरा हो, या भिन्न भिन्न पैराविद्युतांक वाले माध्यम भरे हो, वो सब अलग अलग स्थितियां अपन लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो अपन लेके चल रहे हैं वो अपने पास ये है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, मीन्स जो अपने पास जितनी जगह होती है, देखो इस प्रकार से, ये जितनी जगह होती है प्लेटों के मध्य उसमें कंप्लीट में पैराविद्युत माध्यम भरा हो, तो अपने पास क्या आएगा। तो ये डेरिवेशन देखते हैं अपन। तो एक संधारित्र लिया आपने, ये संधारित्र इस प्रकार से है और इसकी जो प्लेटें हैं वो पहली तो जोड़ते हैं अपने धनावेश से और दूसरी को ग्राउंड करते हैं, तो प्रेरण प्रभाव से इस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल मैंने मान लिया कितना है, A है, और जो टोटल आवेश इसको दे रखा वो कितना दे रखा, देखो प्लस Q, तो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस Q। ठीक है, यहां फिर आवेश घनत्व होगा, तो यहां पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, यहां पृष्ठ आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। ठीक है, इनके मध्य की दूरी मैंने कितनी मानी है, D। अब इस प्लेटों के मध्य पूर्णतया क्या भरा है, पूर्णतया एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक वाला क्या भर दिया आपने, पैराविद्युत पदार्थ, एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का पैराविद्युत पदार्थ। तो इस स्थिति में
परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, जब माध्यम भरा होता है तो वो होगा सिग्मा अपॉन, पूर्णतः भरा है तो अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कब आता है? जब निर्वात होगा, और माध्यम होगा तो क्या आएगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान चूंकि अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये वैल्यू यहां पुट करो तो E इज इक्वल्स टू मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। सिग्मा का मान, चूंकि सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q अपॉन A, तो वो मान यहां रखा तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। दिस समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आपको मिल गया विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र मिल गया तो विभवांतर भी मिलेगा। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, और विभवांतर बराबर क्या होगा? V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये अपन कैसे लिखते आ रहे हैं? आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं इधर रिपीट कर देता हूं कि यदि दो बिंदुओं के मध्य दूरी D हो तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E इज इक्वल टू KQ अपॉन D स्क्वायर। क्या होगा? E इज इक्वल टू KQ अपॉन D स्क्वायर। और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? KQ अपॉन D। तो इस KQ अपॉन D की जगह यहां V लिख सकता हूं मैं, तो E बराबर क्या बचता है? V, और एक D अपॉन में बचेगा तो D। तो यहां से फिर लिख देते हैं V बराबर E इंटू D। तो यहां से अपन बार बार लिख रहे हैं कि जो विभवांतर वो विद्युत क्षेत्र की रूप में इस प्रकार से होता है कि विद्युत क्षेत्र और गुणा में उन बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो यहां V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। E का मान समीकरण नंबर 1 से तो क्या मिलेगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी। ये समीकरण नंबर 2 विभवांतर आ गया। और अब कल आपको बताया था कि जब अपने धारिता ज्ञात करते हैं तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q को तो कांस्टेंट रखते हैं, तो V का मान अपने को अगर ज्ञात हो जाता है तो धारिता पता चल जाएगी। तो Q को मान नियत रखा और V का मान ये हुआ, तो ये बनेगा Q अपॉन V का मान रखा तो Q इंटू D, और A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल आउट हुआ, तो C इज इक्वल्स टू आपको मिला A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। ये मिल जाती है आपको धारिता। जहां पे कल अपने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में चर्चा की थी तो वहां आपको मिला था C इज इक्वल्स टू निर्वात की स्थिति में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मैं इसको C नॉट से डिनोट कर देता हूं जो कि निर्वात में था। तो इस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह आप C नॉट लिख सकते हो, तो क्या मिलेगा? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C नॉट। ये अपने को मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन R का मान किसी भी माध्यम के लिए 1 से क्या होगा? बड़ा। तो जब 1 से बड़ी संख्या से अपन इसको गुणा करेंगे तो C हमेशा CO से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जब आपने पूर्णतया भरा है तो उस स्थिति में उसकी धारिता क्या हो जाएगी? निर्वात की तुलना में बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये तो आ गया धारिता का व्यंजक, और रिजल्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आपके पास हो गया। बड़ा ही सिंपल था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पूर्णतः पराविद्युत माध्यम भरा हो तो ये धारिता आएगी, और ये आपके पास में रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका एक डेरिवेशन और कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, काफी इजी हैं, जिनको आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डेरिवेशन आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र। नेक्स्ट अपना डेरिवेशन है दूसरी स्थिति। एक बार पूर्णतः भर दिया, अब की बार अपन उसको पूर्णतः न भर के कुछ मात्रा में भरेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि पराविद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो, अंशतः मतलब थोड़ी मात्रा में भरा हो, तो इस प्रकार से हो तो क्या होगा? तो देखो वापस से इसी पेज में मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। एक संधारित्र लिया है, ये संधारित्र है, इसकी ये प्लेट को धन सिरे से जोड़ दिया तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। इसको ग्राउंड कर दिया तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश प्रेरित होगा। क्षेत्रफल समान ए लिया है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर क्या आएगा? माइनस क्यू आवेश। यहां हो जाएगा प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, यहां होगा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है।
दोनों के मध्य की दूरी कितनी, d, दोनों के मध्य की दूरी d। अब इसमें जो पैराविद्युत माध्यम है वो एक पट्टी के रूप में है, पूर्णतया नहीं भरा हुआ, तो मैंने मान लिया कि एक टी मोटाई की पट्टिका के रूप में भरा हुआ, पूरा नहीं भरा हुआ, केवल इतना भरा हुआ है जो कि मैंने ये लाइनों से दर्शा रखा है इस प्रकार से। इसका पैराविद्युतांक कितना, एप्सिलॉन आर, और इस पट्टी की मोटाई कितनी, टी। तो पैराविद्युत पदार्थ ने टी मोटाई की पट्टिका कवर कर ली, तो बाकी का जो एरिया बाहर का बच गया उसमें क्या रह गया, निर्वात। तो उस निर्वात की मोटाई कितनी होगी, निर्वात की मोटाई देखो टोटल डी थी और उसमें से टी पैराविद्युत पट्टिका आ गई, तो निर्वात की मोटाई क्या बचती है, यहां लिख सकते हैं अपन, निर्वात की मोटाई क्या बचेगी, टोटल थी डी, उसमें से क्या माइनस कर दिया, स्मॉल टी, तो डी माइनस टी आपके पास में बचता है। तो इस निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं, निर्वात में विद्युत क्षेत्र वो होता है ई नोट से मैंने डिनोट किया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू तो जानते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। उसके बाद में पैराविद्युत माध्यम में जो ये माध्यम लिया है, तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने कि पैराविद्युत माध्यम में प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र वो उत्पन्न होता है, मीन्स यहां पर तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। इस प्रकार से अपने पास प्रेरित होगा और प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई पी से डिनोट किया मैंने, वो हो जाएगा Q अपॉन यहां पे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट, ये तो हो गया मूल, और उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये दोनों के विद्युत क्षेत्र आ गए। अब देखो विभवांतर, प्लेटों के मध्य का विभवांतर, तो विभवांतर कितना होगा, यहां पे विद्युत क्षेत्र दो हैं, देखें विद्युत क्षेत्र यहां अलग है और निर्वात में अलग है, साथ ही इसकी मोटाई अलग है, निर्वात में अलग है, तो ये जो समीकरण है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, तो इससे अपन देखो विद्युत क्षेत्र अलग मोटाई अलग, तो यहां पर दोनों के कारण विभवांतर भी अलग अलग होगा, तो कुल जो विभवांतर है वो दोनों के कारण उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय होगा, क्योंकि विभवांतर एक सदिश अदिश राशि है। तो विभवांतर हो जाएगा कि जो आपके पास में निर्वात है, उस निर्वात में विभवांतर और प्लस में आपके पास हो जाएगा पैराविद्युत माध्यम में विभवांतर, ठीक है। तो निर्वात में विभवांतर परिणामी V से डिनोट किया है, तो इस समीकरण से निर्वात में विद्युत क्षेत्र गुणा निर्वात की मोटाई, ध्यान से देखें, विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा जितना विद्युत क्षेत्र आप ले रहे हो उसकी मोटाई, तो यहाँ निर्वात में विद्युत क्षेत्र गुणा निर्वात की मोटाई, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र ये रहा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, और निर्वात की मोटाई ये रही D माइनस टी, और प्लस में माध्यम में विभवांतर मीन्स माध्यम में विद्युत क्षेत्र और गुणा में माध्यम की मोटाई, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये रहा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, और माध्यम की मोटाई कितनी पट्टिका थी मोटाई की, टी, कुछ कॉमन आ रहा है, तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, कॉमन क्या आया और बचेगा क्या, आपके पास में बचेगा D माइनस टी, ठीक है, और यहां बचेगा प्लस टी, सॉरी एप्सिलॉन आर को हटा देते हैं, एप्सिलॉन नोट ही कॉमन लिया, तो यहां बचेगा अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आपके पास में विभव आ गया। और जब विभवांतर मिल जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या मिल जाती है, धारिता, क्या मिलेगी, धारिता मिलेगी। तो धारिता क्या होती है, धारिता होती है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होती है, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V का मान ये रहा, तो Q ये ऊपर है इनटू में D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो पहले ये दोनों ब्रैकेट में थे, अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया और इस प्रकार से अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों टर्म से T कॉमन आ रहा है,
आ रहा है क्या? वो भी माइनस का कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या बचेगा, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1, यहां माइनस कॉमन ले लिया तो -1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आ जाती है धारिता। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने d माइनस टी, अब यहां पे भी देखो d माइनस टी है, लेकिन देखो ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब मैंने माइनस टी कॉमन लिया है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होने, माइनस टी कॉमन लिया तो यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस और टी आ गया तो 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये आपके पास में क्या आ जाती है, धारिता आ जाती है, जब पराविद्युत माध्यम अंशतः भरा होता है। ठीक है, अब इसमें स्थितियां ले सकते हो आप अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूं थोड़ा सा। C बराबर अपने को मिला था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अभी लिखा है मैंने d माइनस टी 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब स्थिति फर्स्ट ये लेता हूं मैं, केस फर्स्ट, कि यदि पराविद्युत माध्यम की पट्टिका उपस्थिति ना हो, इसका मतलब t बराबर क्या हो, 0। जब मैं ये t बराबर 0 करूंगा तो ये वाली टर्म है 0, तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये वैसा ही कुछ मिला अपने को जैसा अभी लास्ट डेरिवेशन अपने किया था कि जब निर्वात हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उसकी धारिता। ठीक है, कल अपन ने किया था। दूसरी स्थिति कि जब वो पट्टिका पूरे क्षेत्र में आ जाए, मींस टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, डी हो जाए, टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, डी हो जाए, तो उस स्थिति में जब टी बराबर मैं डी रखूंगा तो आपके पास में क्या आएगा, तब आपके पास में ये टर्म तो हो जाएंगी कैंसिल आउट और वो बचेगा C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये अभी अपन ने किया था जस्ट, कि जब पूर्णतः भरा होता है तो यही आपके पास में क्या मिलती है, जो धारिता है वो मिलती है। देखो अपन ने अभी किया था, ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने दो केस पढ़ लिए हैं कि जब पराविद्युत माध्यम भरा होता है, तो पहली बात तो है कि पराविद्युत माध्यम भरा होगा तो उस स्थिति में उसकी धारिता में वृद्धि होगी। ठीक है, फिर अपन दो टाइप पढ़ लिए कि पूर्णतः भरा है या फिर अंशतः भरा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। अगर आपको कोई और डाउट है इनमें से तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।